नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स है वो सारे जो गवर्नमेंट की लीडिंग न्यूज़पेपर से और लीडिंग जो आपकी वेबसाइट से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यूअसली देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लें और ये जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कर लें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो वहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। और यहां पर जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्वाड रेगुलर पढ़ रहे हैं हम लोग। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आईआर के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, है ना। बैलेंस ऑफ पावर कई बार मैंने समझाया आपको। इंडो पैसिफिक जोन, इंडियन ओशियन जोन, है ना। ये आपका पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही आईआर भी डिसाइड होती है, ठीक है ना। उसी के संदर्भ में ये आपका ऑकस जो है मिलिट्री के संदर्भ में एक अलायंस है ना। ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है इसमें। तो ये जो है आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें जो चाइना का डोमिनेंस है उसके पावर को बैलेंस करने के लिए आप समझिए कि इस तरीके का एक अलायंस है। तो ये जो क्वाड था वो प्योरली जो है आपका किसी भी तरीके से सैन्य एक क्या नहीं था, सैन्य समझौता नहीं था, सैन्य संगठन नहीं था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाता था उसको। हालांकि चाइना ऐसे प्रत्यारोप आरोप लगाता रहता है, लेकिन ऑकस को जो बनाया गया एयू जो QUS लिखा हुआ है ना, इसको जो है ये प्योरली मिलिट्री अलायंस है ना। इसलिए इसको जो है एक अलग तौर पे देखा जा रहा है। इसको देखेंगे हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी लेके। ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे, आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी। कई बार बताया मैंने कि ए में जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात है, जैसे कैट वगैरह की बात करते हैं। और जो सब क्लॉज बी है उसमें जो अन्य बचे हुए हो गए, जैसे एनजीटी देख रहे हैं, बहुत सारे हो गए आपके, है ना। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ के बचेंगे वो आपके 323 सब पार्ट बी में आएंगे, सब क्लॉज बी में आएंगे। इसको देखेंगे, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, मेंस में भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ही ये आपका फैक्चुअल टाइप का पार्ट है। इसमें कुछ एनालिसिस का पार्ट होता है कि जैसे इसमें जजेस वगैरह की नियुक्ति नहीं होती है। और बात यहाँ पर न्याय देने की है तो न्याय देने का अधिकार तो न्यायाधीश को होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिस्ट को रखा जाता है क्योंकि जो इसका एसेंस है बनाने का त्वरित समाधान के लिए, किसी विषय विशेष के लिए जो है इसका गठन किया जाता है, क्योंकि काफी सारे केसेस हमारे यहाँ इंडिया में पेंडिंग है ना। तो स्पेशलिस्ट को रख के वहां पर स्पीडी जो है वहां पर क्या कराना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये आपका काम करता है। 42nd जो आपका अमेंडमेंट है वहीं से लाया गया था क्या, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। और इसके बाद जो है G20 की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बॉडी है, लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स में मैंने बताया था आपको इसके बारे में और अभी भी बता रहा हूं। ये जो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट संगठन है, हमारे जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं इसको, है ना। ये तीनों जो है आपके जीएस पेपर 2 के पार्ट है। जल जीवन मिशन है, इसको देखेंगे हम। हर घर में जो है नल की टैप से जो है, जो नल से जो आपका जल है ना, जो जल के पहुंचाने की जो प्रणाली है, आपका जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, उसके अंतर्गत है ये, है ना, कि हर घर में नल, है ना। तो उससे संदर्भित इसको देखें, इनको डेटा आया। और ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में डेटा बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। कुछ आप डेटा रख लीजिएगा, सारे प्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। तो देखते हैं आगे इसको, है ना। पहले टॉपिक हम देखते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से टॉपिक्स है। यहाँ पर क्वाड और जो AUQUS की बात है, AUKUS की बात है, उसको समझिएगा जरा। तो ये क्या है, आपका एक तरीके का ग्रुप है। मल्टीलैटरल आपको एग्रीमेंट दिखाई दे रहा है, ये आपका मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है, कई सारे मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है ना। इसको चाइना के रिस्पेक्ट में रख के देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप इंडियन ओशियन वाला पार्ट देखेंगे, इंडो पैसिफिक वाला ये रीजन हो गया आपका। तो यहां पर चाइना जो है लगातार अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हुए, एग्रेसिव जो है स्टेक लेते हुए वहां पर क्या कर रहा है, डोमिनेंस बनाया जाता है। तो यहां पर जो है यूएस प्राइवेट पॉलिसी भी आप लोगों ने सुना होगा। तो वो यूएस के प्रभुत्व को, हेजेमनी को वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर काउंटर कर रहा है, उसको चुनौती दे रहा है।
देना है, ठीक है। तो उसी के जो पावर है उसको बैलेंस करने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहां पर क्या बनाया गया, क्वाड बनाया गया, ठीक है। क्वाड में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। उसके साथ ही ये जो अब AUKUS है, इस अभी गत वर्ष इसको बनाया गया, इसी वर्ष, करंट की भी बात है, बिल्कुल रिसेंट है ये आपका, है ना, 15 सितंबर 2021 को जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। और ये ट्राइलेटरल है, सिक्योरिटी अलायंस है। क्या नाम है इसका? सिक्योरिटी अलायंस है। ये कॉमन इंटरेस्ट पे काम करता है क्वाड, ठीक है ना। अब इसमें समझिएगा कि मिलिट्री अलायंस हो गया, तो सीधे जो चाइना पहले बोल रहा था कि ये लोग यहां पर सैन्य संगठन बना रहे हैं और इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर ऋणात्मक प्रभाव डालेंगे, है ना, तो जो चाइना की जो सैन्य शक्ति है उसको चुनौती देने के लिए सीधा सीधा एक संगठन है। सीधी बात हो गई, भारत को इससे फायदा ही होगा, ठीक है। अब ये डिफेंस पैक्ट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। और किसके अंतर्गत है? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की। इसी को चाइना ये बोल रहा है कि भैया ये जो है इनका जो इंटेंशन है वो इल है, दुर्भावनापूर्ण है, इसका जो है इसको बनाया जाना। क्वाड को पहले से करता था, इसको तो करेगा ही वो काउंटर, नॉर्मल सी चीज है, आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो ये आपका ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्ट है, पैक्ट है ना, समझौता है। अनाउंसमेंट इसका 15 सितंबर 2021 को किया गया, ठीक है, किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इस समझौते के अंतर्गत क्या बताया गया कि यूएस और जो यूके है वो हेल्प करेगा किसको? ऑस्ट्रेलिया को। किस फील्ड में? न्यूक्लियर जो पावर्ड सबमरीन्स है उनकी सप्लाई करेगा। तो एक तरीके से न्यूक्लियर डील जो है उसके अंतर्गत आ गया, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उसके बारे में 2-4 लाइन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है आप। और जो एनपीटी, सीपीटी और जो सीटीबीटी, ये सब जो आपकी ट्रीटीज है इसके बारे में भी 2-2 लाइन में, है ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, सेक्शन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेंगे न्यूक्लियर पावर सबमरीन को क्या करने के लिए? एक्वायर करने के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत कॉपरेशन है किस किस फील्ड में वो भी बताया जा रहा है। साइबर कैपेबिलिटीज को यहां पर एनहांसमेंट करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब नई तकनीकी के अंतर्गत आ गया। क्वांटम टेक्नोलॉजी, है ना, और उसके बाद जो अंडर सी कैपेबिलिटीज है उनके एनहांसमेंट में जो है उसको आपस में ये सहयोग करेंगे, ठीक। इसका फोकस जो है मिलिट्री की दक्षता को बढ़ाना है, सैन्य की जो सैन्य क्षमता है, सैन्य दक्षता है उसको बढ़ाना, मतलब क्या करना है, उसको बढ़ाना है, उसका संवर्धन करना है, ठीक है। अब चाइना जो है हमेशा से बोलता आया है, इनको इस तरीके के संगठन का वो विरोध करता आया है, और इसके बाद इस बात तो वो बिल्कुल मुखर रूप से बोल रहा है कि ये शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान से लेके आप दौर से देखेंगे तो 1991 तक जो है कोल्ड वॉर का एरा, क्योंकि आइडियोलॉजिकल लेवल पे वहां पर वॉर चल रही थी, कैपिटलिस्ट अप्रोच वर्सेस सोशलिस्ट अप्रोच, ठीक है। जिसमें आप ले सकते हैं यूएसएसआर, क्योंकि 90 में विघटन हो जाएगा तब वो रूस बनेगा, और वहां आपका यूएस, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो लिखा गया है इसके बारे में नॉर्मल कंटेक्चुअल जानकारी हमको संगठन के बारे में पता होना चाहिए। कंसेप्ट कभी नहीं बदलते, आईआर में बिल्कुल सेम कंसेप्ट है ना, बैलेंस ऑफ पावर को लेके चलेंगे आप, है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो AUKUS है हमने देख लिया, मिलिट्री अलायंस है, जबकि क्वाड जो है वो कॉमन इंटरेस्ट पे बेस्ड है आपका डिप्लोमेटिक अलायंस है, ठीक है। इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है AUKUS को सिक्योरिटी के लिए, मिलिट्री सिचुएशंस को जो है, मिलिट्री जो इक्वेशंस है उनको बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में, जबकि जो है आपका ग्लोबल जो नॉर्मल अफेयर्स होते हैं उन पर बेस्ड है आपका क्वाड। ये जो है कंपैरिजन बता रहे, कंपैरिजन पूछा नहीं जाएगा कभी, है ना, हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब ये जो ये आपकी बॉडी बनाई गई है, इससे क्या होगा कि जो चाइना का डोमिनेंस लगातार इस क्षेत्र में बढ़ा है, ठीक है। और पहले क्या था शीत युद्ध से पहले तक, क्योंकि आप देखेंगे कि 70 के बाद चाइना का राइज जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से होगा। 1996 में जब एशियन टाइगर क्राइसिस होता है वहां से उसको गेनिंग मिलती है, 2008 से भी उसने गेन किया, है ना, तो वो प्रॉपर एक पॉलिसी पे चलता है, ओपन डोर पॉलिसी उसने 70s के डिकेड में अपनाया था। 1972 में सबसे पहला समझौता भी उसने यूएस के साथ ही किया था, जो उसका सबसे बड़ा क्या है, शत्रु मानता है, जिसको आप, है ना, वो मानता है। वो शत्रु का मतलब दुश्मन से नहीं है, यहां पर पावर की, है ना, पावर डोमिनेंस की बात है, हेजेमनी की बात है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर पहले था उसी को रिस्टोर करने के लिए और पश्चिमी देश अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस क्षेत्र में इस तरीके के नए नए संगठन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है वो। अब ये जो है बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि चाइना वहां पर एग्रेसिव राइज कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, यूके है ना, आपके ये जो आपके राष्ट्र हैं उनको भी तो वहां पर देखना जरूरी है, क्योंकि सारे विश्व का जो फोकस है वो इंडियन ओशियन में है, ठीक है। तो यहां से भारत को फायदा भी होगा। और यहां पर चाइना ये बोल रहा है कि भैया ये अपना प्रभुत्व मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर वापस से पहले वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको रीस्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चीन का बढ़ता प्रभुत्व है उसको काउंटर करने के लिए ये आवश्यक उपागम है ना, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर देखते हैं। इसमें यह बोला जा रहा है
यहां नॉर्मल सी चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो है आपका क्वाड जो मेंबर्स हैं, अब वो जो है, अब जैसे वो सिक्योरिटी उसमें मेन एजेंडा नहीं था पहले, तो अब जो है वो उस टॉपिक को भी, उस समस्या को भी क्या कर पाएंगे, वहां से एड्रेस कर पाएंगे। नॉर्मल सी चीज है, इस पॉइंट को पढ़ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद ये एक वैक्यूम को जो है, जो क्रिएट हुआ था, है ना, वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा था किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि क्वाड जो है सिक्योरिटी अलायंस नहीं था, मिलिट्री अलायंस नहीं था, तो वहां पर रिलेक्टेंस देखा जाता था इस संदर्भ में। तो अब वो जो रिक्तता थी, जो वैक्यूम था, उसको वो क्या करेगा, वहां से फुलफिल करेगा। किसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं हम, एंटी चाइना मिलिट्री अलायंस, ठीक है। यहां पर नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जैसे अब भारत के संदर्भ में भी फायदेमंद है, क्यों, क्योंकि भारत के संदर्भ में भी आप हमेशा देखते हैं ना कि वो जो है सीमा पर क्या करता रहता है, विवाद हमेशा क्रिएट करता रहता है। तो उस तरीके से भारत को भी कहीं ना कहीं यहां से लाभ होना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अभी तक कोई ऐसा मिलिट्री अलायंस नहीं था, तो ये अपना नया जो है मिलिट्री अलायंस हो गया इस क्षेत्र में। तो चाइना की जो मिलिट्री, जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं, है ना, उसका जो ड्रैगन, उसको इसीलिए बोला जाता है, एग्रेसिव पॉलिसी है, लगातार जो है क्षेत्र पर अतिक्रमण करते जाना, है ना, तो और उसको लेके फिर जो है वो ब्लैकमेल भी करता है। वहां पाकिस्तान का भी सीधा सीधा एंगल आ जाएगा। आप देख लीजिए ना, हमारे यहाँ सीपीईसी कॉरिडोर देख लीजिए, अभी नॉर्थ ईस्ट में समस्या देख लीजिए, है ना, हमेशा वो जो है आता रहता है वहां से। भूटान वाला मुद्दा देख लीजिए आप, उस समय जो है आपका आया था, जो है ना, कौन सा मुद्दा था बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना, ठीक है। अब यहां पर जो है इंडिया को क्या इंपैक्ट आएगा, तो इंडिया जो है इससे फायदेमंद होगा, क्यों, क्योंकि भारत की भी तो जो सीमा की सुरक्षा से संदर्भित और भारत की जो अवस्थिति है उसको और सुदृढ़ करने में इस तरीके के अलायंस कहीं ना कहीं, जो इस तरीके के मल्टीलैटरल जो आपके अलायंस होते हैं, वो क्या करेंगे, भारत को कहीं ना कहीं फायदा ही देंगे। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब यहां पर नॉर्मल सी चीज यहां पर ये लिखा है कि इस तरीके की जो बिग पावर से जब यहां पर आएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में, जैसे यूएसए, यूके, इनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना के संदर्भ में हमारा जो शक्ति संतुलन है, वह शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में होगा, ठीक है। इसके बाद अब बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, ये आर्टिकल बस बड़ा, अगर आपको चीजें पता है तो इसमें आप आराम से जो है आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया भारत का एक अच्छा रणनीतिक साझेदार है, रणनीतिक मतलब स्ट्रैटेजिक, जिस देश के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है, इसका मतलब ये कि हमारी उससे जो बायलैटरल रिलेशन है वो बहुत सुदृढ़ है, ठीक है। तो उस तरीके की स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है, वहां पर भी वो एनहांसमेंट लाएगा, वहां पर भी जो है और उसको, उन रिश्तों को हमारे सुदृढ़ करेगा, ठीक है। इसके बाद जो सुरक्षा का मोर्चा है, सिक्योरिटी का पर्पस है इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना, भारत और जापान के संदर्भ में, तो यहां पर जो है चाइना का डोमिनेंस कम होगा, तो भारत और जापान सबको यहां से फायदा होना है, ठीक है ना। रिड्यूस करेगा प्रेशर भारत और जापान पर, यहां पर डिफेंस के संदर्भ में, क्योंकि और देश आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उनको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि भारत का, देखिए क्षेत्रीय श्रेष्ठता शब्द ठीक नहीं है, इसमें यह समझिए कि भारत भी जो आपका इंडियन ओशियन रीजन है ना, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, यहां पर भारत एक बहुत ही क्या है, स्थापित शक्ति के रूप में है चाइना के बाद, ठीक है, चाइना के बाद, है ना, समझिए। तो इससे क्या होगा कि इससे कहीं ना कहीं जैसे परमाणु हमला वगैरह का जो यहां पर शंका बना रहता है, या ऐसा समझिए किसी भी तरीके के हमको ऋणात्मक प्रभाव या हमारे ऊपर किसी भी तरीके का दबाव या चाइना का डोमिनेंस बढ़ना, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। तो ये जो भारत को खतरा था, उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं इस तरीके के संगठन से हेल्प मिल सकती है हमको, ठीक है ना, हमारे लिए वो फायदेमंद है। उसी को अलग अलग तरीके से यहां पर बताया गया है, ठीक है। और भविष्य में हमारी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पूरे विश्व में भी, है ना, विश्व में भी चाइना का जो एग्रेसिव राइज है उसके खिलाफ जो है ये आपका एक अच्छा आयाम है। यहां पर भारत को जो है इस तरीके के समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपनी जो स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है उनको और अधिक जो है सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ट्रिब्यूनल के बारे में देखेंगे हम लोग यहां पर, ट्रिब्यूनल के बारे में यहां पर जो दिया गया है नॉर्मल से चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहां पर कि भैया ऐसा है कि यहां पर बहुत सारी रिक्तता है, वैकेंसीज जो है वो आप यहां पर क्या करिए, फिल करिए। तो सब जगह की वही हालत है, डॉक्टर में आप रेशो देख लीजिए, हमारे यहाँ जजेस में रेशो देख लीजिए, है ना, जो हमारे पुलिस वाले हैं उनका रेशो देख लीजिए, तो हर जगह हमारे यहाँ वर्कफोर्स भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ये सब समस्याएं बिल्कुल लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब यहां पर बताया जा रहा है, तो इसलिए संविधान में जो है इसको लाया गया है ना, मतलब कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 323 सब क्लॉज 1 मतलब सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी है आपका, ठीक। क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है, क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक, मतलब प्रकृति कैसी है इसकी, न्यायिक नहीं है लेकिन अर्ध न्यायिक है, मतलब ये वहां पर न्याय निर्णय की जो प्रक्रिया है उसी को वो क्या कर रहा है,
वहां पर उसको परफॉर्म कर रहा है, उसका निष्पादन कर रहा है, वहां पर न्याय देने का काम करेगा। अब वो भी विषय विशेषज्ञ और नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होता है। स्पीडी सॉल्यूशन के लिए इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है। ये भी ग्रीवांस जो है आपका या डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म के अंतर्गत है ये आपका, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा कि यहां पर इसको क्वासी जुडिशियल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें नियुक्ति देखेंगे तो मैक्सिमम जो है आपके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को यहां पर दिया जाता है। जजेस होते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट के रूप में ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को वहां पर पोस्टिंग दी जाती है। उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि ये कानून की व्याख्या कर सकता है ना, क्योंकि क्या किस लिए इसको बनाया गया है, तो मध्यस्थता के लिए बनाया गया है, नॉर्मल से चीज समझिएगा, लेकिन ये कोर्ट नहीं है ना, उससे अलग है, ऐसा समझिएगा, ठीक। अब यहां पर वही बताया जाएगा कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज की क्यों जरूरत है। मतलब भैया यहां पर बता रहे इतने सारे जो केसेस है वो अभी भी पेंडिंग है हमारे यहाँ, तो आपको सब जो है पहले भी डेटा पता होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 30 वर्ष से ज्यादा वाले जो केसेस हैं 2021 तक दिसंबर तक का ये आपका डेटा है कि 1 लाख जो है उनसे ज्यादा जो है केसेस जो है 1 लाख से भी ज्यादा लगभग जो केस है वो यहाँ पर पेंडिंग है, पहली चीज, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी है जहां पर 70,000 से ज्यादा जो मामले जो है वहां पर जो है लंबित है ना। सर्वोच्च न्यायालय में 70,000 है, बाकी जो है आपके बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में, तो ये सब आपको रटना ऐसे है कि यहाँ पर 1 लाख से भी ऐसे ज्यादा केसेस हैं भारत में जो आपके 30 वर्षों से ज्यादा के हैं और पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो बहुत सारे केसेस है, उसमें 60% तो सरकार के खिलाफ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इससे क्या होता है कि न्याय मिलने में देरी भी एक तरीके का अन्याय माना जाता है ना। जो प्राकृतिक न्याय है उसका क्या माना जाता है, इसको उल्लंघन माना जाता है। आप समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब उसी पर जो है उससे क्या होता है कि जो पूरी जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो न्याय निर्णय जो हमारा अवसंरचना है, न्याय निर्णय प्रणाली है, उस पर कहीं ना कहीं उसकी प्रभाव उत्पादकता परिणात्मक प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रभाव उत्पादकता कम होती है। ये किसने बोला है, विधि आयोग ने भी बोला है, नॉर्मल सी चीज है, लॉ कमीशन ने बोला है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कुछ जो टेक्निकल केसेस होते हैं वहां पर एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है ना, जैसे टैक्सेशन है और ये सब है, वहां पर एक्सपर्ट की एडवाइस की हमको जरूरत होती है, इसलिए इस तरीके की बॉडीज की आवश्यकता है। ये तर्क दे रहे हैं कि हमने क्यों बनाया है, तो वही तर्क है जो हमने बात कर लिया कि जो है विषय विशेषज्ञ होने चाहिए, किसी विषय से संदर्भित स्पेशल अगर कोई डोमेन है वहां पर जो है हमको नियुक्ति करनी है, वहां पर जल्दी न्याय देना है, तो फिर कोर्ट की वो हायरार्की का चक्कर काटेंगे तो पता चला 30 साल तक केस ही चल रहा है ना। उस चीज को जो है उन्हीं को तो ये 2 पैराग्राफ में लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, मैंने जो आपसे पूछा था कि 42nd अमेंडमेंट से लाया गया इसको, ठीक है। और ये आपका क्या है, पार्ट 14A है, आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए और 323 सब क्लॉज बी। ए डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव से, बी डील करता है अदर मैटर्स से, ठीक है। इसके बाद यहां पर कैट की बात कर रहे हैं, 1985 के एक्ट से बनाया गया था, जिसको सेंट्रल जो है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है 1985 का पास किया गया था, उसी के अंतर्गत फिर कैट की स्थापना होती है। 323B के अंतर्गत आप बहुत सारे देखते होंगे जो टैक्सेशन से रिलेटेड, एक्सचेंज से, इंपोर्ट से, है ना, जो एनजीटी वगैरह भी आप देखते हैं, एक्ट से लाया गया हालांकि उसको, लेकिन इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स को आप समझिए कि जो भी ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा होगा वो 323 के क्लॉज के बी के अंतर्गत बनेगा, सब क्लॉज जो है आपका बी उसके अंतर्गत बनेगा, है ना। ये टॉपिक्स देख जाइएगा आप लोग, एग्जांपल दिया है, नॉर्मल सी चीज है। अब अंतर बता रहे हैं तो अंतर वगैरह पूछेगा नहीं कभी, क्योंकि सीधा अंतर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ के जो स्पेसिफिक आपके मैटर्स होते हैं उनको। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब नौकरी के अंतर्गत जो विवाद आते हैं, जब आप जॉब करते हैं, जॉब के अंतर्गत कोई विवाद आता है तो उनके समाधान के लिए, उसके अलावा सब कुछ जो है वो आपका सब क्लॉज बी में चला जाएगा। तो यही यहां पर बताया गया कि सार्वजनिक सेवा से रिलेटेड सब क्लॉज ए है और जो सब क्लॉज बी है वो अन्य मामलों के लिए है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि एक अंतर की जो आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए है वहां पर केवल संसद के द्वारा स्थापित किया जा सकता है आपके ट्रिब्यूनल्स, और जो सब क्लॉज बी है उसमें संसद और राज्य विधानसभा दोनों स्थापित कर सकते हैं। क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि 323A के अंतर्गत जैसे केंद्र है या केवल केंद्र के लिए केवल एक वहां पर ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, या प्रत्येक राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए यहां पर ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। जबकि जो है आपका 323 सब क्लॉज बी में कोई हायरार्की नहीं, यहां पर हायरार्की वाला सिस्टम है। ये अंतर कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट वाइज पता होना चाहिए। अब यहां पर ट्रिब्यूनल सिस्टम में जो चैलेंजेस है ना वो बताया जा रहा है। तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी, कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता का जो है अभाव। कैसे कि जैसे अब कोर्ट जो है आपका न्यायालय या जो आपकी
न्यायपालिका और कार्यपालिका, उस पर जो है बिल्कुल जो है पृथक्करण बोला जाता है। न्यायपालिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इसको कंडेम करते हैं। आर्टिकल 50 आप पढ़ते भी होंगे। तो अब एक बात बताइए, उसी का ग्राउंड लेके एनजे सिंह को स्क्रैप भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वही ग्राउंड यहां पर है कि भैया यहां पर जब नियुक्ति करते तो ब्यूरोक्रेट्स या स्पेशलिस्ट को डाल देते हैं वहां पर, ठीक है। तो वहां पर कोई जो है जजेस नहीं होते, तो जो एग्जीक्यूटिव है उसका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस वहां पर दिखाई देता है। तो उसी संदर्भ में यहां पर ये बताया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल से चीज की इनकी स्वतंत्रता बाधित होती है, पूरे पैराग्राफ का एसेंस वही है। उसके बाद शॉर्ट टर्म टेन्योर है, क्योंकि बहुत कम टेन्योर होता है, जो स्पेसिफिक जो आपके जजेस वगैरह होते हैं वो यहां पर नहीं आना चाहते, जो अपने मतलब स्पेसिफिक डोमेन में कोई स्पेशलिस्ट है तो वो भी नहीं आना चाहता कि भैया यहां आएंगे और बहुत कम टाइम के लिए यहां पर टेन्योर है तो क्यों जाना हमको, तो उनके लिए मोटिवेशन नहीं होता, ऐसा बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि इनके टेन्योर को बढ़ाया जाए, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, और बोला था कि इनके अध्यक्ष जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल है टेन्योर 5 साल कर दो, और जो मैक्सिमम है वो चेयरपर्सन के लिए 70 ईयर कर दो एज, और जो सदस्य हैं उनके लिए 67 कर दो, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन है, एस्पेक्ट है इसका, प्रशासन का संदर्भ, तो ये मंत्रालयों के अधीन आता है। तो फिर वही बात होती है कि इनकी स्वतंत्रता का क्या होता है, वहां पर हनन होता है ना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो पूछा जा रहा है कि जो यहां पर बहुत सारे बैकलॉग हैं, बहुत सारे बैकलॉग यहां पर भी हैं। कैट में अगर आप देखेंगे जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ना, ट्रिब्यूनल है जो आपका, तो अधिकरण भी बोलते हैं इसको, अधिकरण शब्द ज्यादा बढ़िया लगता है, तो मतलब ज्यादा उपयुक्त भी है। तो यहां पर 50,000 मामले जो है लगभग लंबित है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस लंबित हैं, उनमें से एक ये भी है। तो ये हर जगह जो है न्यायपालिका के अंतर्गत कोई उत्तर लिखेंगे तो एक आध डेटा आप जो है लेके इस पॉइंट को हमेशा यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट हमारे पास होने चाहिए जो हम हर जगह जो है यूज कर सके। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम, तो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज तो सारे जगह आप देखते हैं, मैंने पहले ही बताया है ना। तो यहां पर भी जो एडिक्वेट नंबर के आपके वर्कफोर्स जो है आपका या ह्यूमन रिसोर्स है वो नहीं उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद आगे का रास्ता क्या है, तो भैया इनको समान स्वायत्तता दी जाए और स्वतंत्रता की आवश्यकता है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज लिखी गई है। G20 के बारे में है, तो यूनियन कैबिनेट जो को चेयर किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने अप्रूव किया है, क्योंकि हमको जो है प्रेसिडेंसी मिली है G20 की, तो वहां अप्रूव किया है हमने G20 की प्रेसिडेंसी को, और वहां पर जो है हम सेटअप करेंगे अब स्टाफ, किसके लिए, G20 सेक्रेटरीट बनाएंगे, क्योंकि G20 का कोई जो आपका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। अब इसकी जो है चेयरमैनशिप या जो अध्यक्षता जो भारत को मिल रही है इसकी, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के लिए है, ठीक है ना। ये आपका रोटेट होती रहती है अध्यक्षता। इसका जो सेक्रेटरीट है वो फरवरी 2024 तक जो है एक्टिव रहेगा या अस्तित्व में रहेगा, फंक्शनल रहेगा, ठीक है। इसको जो स्थापित किया गया था 1999 में, 1999 में, क्योंकि 1996 में एशियन टाइगर क्राइसिस होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये क्यों किया गया होगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको एड्रेस करने के लिए ऐसा किया गया होगा। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब समझिएगा यहां पर कि जो यहां पर बोला गया कि 2008 के बाद जो है फिर जब एक और क्राइसिस हो जाता है, जिसको आप लेमन ब्रदर्स के कारण जो आप देखते हैं प्रॉब्लम 2008 की, है ना, रिसेशन आता है पूरा, तो वहां पर जो है आपका 2008 के बाद इसकी जो बैठक है ये और एक्टिव हो जाती है, और इसकी जो बैठक है वो वर्ष में मतलब एक बार कम से कम जो है आयोजित किया जाता है, जिसमें आपके किसी भी जो राष्ट्र है, जो मेंबर आपके कंट्रीज हैं, वहां के कोई आपके प्रमुख या फाइनेंस मिनिस्टर और आपके मतलब राज्य के प्रमुख होंगे, वित्त मंत्री हो सकते हैं, विदेश मंत्री हो सकते हैं, और उच्च रैंकिंग अधिकारी जो है इनकी जो आपकी मीटिंग्स होती है उसमें शामिल होते हैं। ये देख जाइएगा, ये इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है, इसलिए G20 बोला जाता है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे है वर्ल्ड बैंक भी और IMF भी। एक बात बताइएगा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है इसमें डिफरेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कौन देता है फंड और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए कौन देता है, इसके बारे में दोनों के जो एसेंस है कि किस आधार पे या किस उद्देश्य से ये काम करते हैं, है ना, मैंडेट जो है इनका, उस आधार पे जो है ज्यादा नहीं 10-12 जो है पॉइंट्स में 5-6 पॉइंट में आप इसको जो है लिख के बताइएगा, और कमेंट जरूर किया करिए। मैं डेली बोलता हूं, है ना, कि कमेंट किया करिए आप लोग, तो उससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी। और यहां पर जो है ग्लोबल इकोनॉमी से जो आपके संदर्भित जो भी मुद्दे उठेंगे या जो समस्या आएगी, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, है ना, इंटरनेशनल लेवल बात कर रहे हैं, तो उन इश्यूज को जो एड्रेस करने के लिए इस तरीके की बॉडी को बनाया गया है। अब यहां पर इसकी महत्ता, जब हम किसी संगठन की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि वहां जो उस संगठन में मतलब वो संगठन कितने पूरे जो आपका विश्व का GDP है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है ना, ये महत्ता के लिए बताते हैं, कितनी पॉपुलेशन उसके अंतर्गत आती है ना, मतलब उसकी पावर के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए बताते हैं। उस तरीके का कुछ डेटा यहां पर लिखा गया है कि भैया टोटल जो पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो आपकी लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं वो यहां पर क्या करती हैं,
क्या करती हैं यहां पर, वो करती हैं यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि ये जो है पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 2/3 रिप्रेजेंट करता है, और रफली देखिए तो वर्ल्ड की लैंड का हाफ जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट, तो इससे समझ में आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी संस्था। इसके बाद जो इसकी आपकी क्या है प्रेसिडेंसी, ये आपकी रोटेट होती रहती है। कब रोटेट होती रहती है? एनुअली, ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि रीजनल बैलेंस, क्योंकि पूरे विश्व से यहां पर क्या है, पूरे विश्व से क्या है आपका, पूरे विश्व से आपका यहां पर क्या है बताइए, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो हर क्षेत्र से जो है प्रतिनिधित्व जो है, सबको जो है प्रतिनिधि है तो उनको चेयर करने का मौका मिलना चाहिए, है ना। तो उस लिए है रीजनल बैलेंस को इंश्योर करने के लिए। इसके बाद यहां पर लिखा गया कि इसका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, मतलब परमानेंट सेक्रेटरीट या जिसको हेडक्वार्टर बोलते हैं नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है, और नहीं है ये आपका, ठीक है, ये पहले ही बता दिया मैंने। जल जीवन मिशन नॉर्मल से चीज है, अब अचीवमेंट मिला है सरकार को इस बार इस मिशन के अंतर्गत कि 9 करोड़ जो रूरल होम से वहां तक टैप वाटर जो है उपलब्ध करा दिया गया है ना। अब डेटा जो है आते जा रहे हैं, अब हम लोग शहर तक में पानी खरीद के पी रहे हैं, पर ये घर में पानी पहुंचा पा रहे हैं। अब देखिए कितना साफ है, क्योंकि मैक्सिमम जो डिसीज होती है वो वाटर बॉर्न डिसीजेस होती हैं। आप देख लीजिए जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो वाटर से, पीलिया है सब देख लीजिए आप। पानी से, अगर पानी खराब है तो हमारे शरीर में रोग होना ही होना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, पहले तो पानी की उपलब्धता गुणवत्ता की तो बात अलग है, अभी तक हमारे गांव में जो है नल का जो है कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। कितने लोग 2-2 किलोमीटर तक पानी लेने जाते हैं, लेकिन हमको जो है बोला जा रहा है कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। ये सब यथार्थ देखते चलिए। अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो फिर नए नए उपलब्धियां बताई जाएंगी यहां पर। तो यहां पर ट्रांसलेट किया गया है, मतलब ये जो आपका कार्य किया गया कैसे, तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन था उसको ट्रांसलेट किया गया है कि सारी जगह क्लीन टैप वाटर जो है प्रत्येक घर में देश में 2024 तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी इतने कम टाइम में, जबकि कोविड हो गया, ये हो गया, तो भी जो है इतने सारे लोगों को वहां पर जो है इतने सारे गांवों में इसकी पहुंच हो गई। डेटा आप लोग देख जाइएगा, ठीक है। अब यहां पर जल जीवन मिशन क्या है, तो लॉन्च किया गया 2019 में। इसमें जो सप्लाई है वो सुनिश्चित करनी है पर डे, है ना, एवरी पर्सन के हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से, जो रूरल हाउस होल्ड में है उनमें जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है क्या 55 लीटर, है ना। कब तक? 2024 तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत जो है ये जो है बेस्ड है आपका, फोकस जो है इसका वाटर सर्विस डिलीवरी में है, केवल जो है वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। इसका मोटो है नो वन इज लेफ्ट आउट, मतलब कोई भी हो तो इससे चूके नहीं, और इस एक तरीके के समावेशन का काम है कि सबको जो है इसमें इंडल्ज करना है। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर जो लिखा गया है कि ये जो है आपका ईज ऑफ लिविंग को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पानी की उपलब्धता, है ना, पानी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण पानी की उपलब्धता सबके पास हो जाए तो पहली चीज हेल्थ से उठने वाले जो इश्यूज हैं उनको जो है कम किया जा सकेगा। लोग जो है बीमार कम होंगे तो उनका जो व्यय वहां पर हो रहा है वो बचेगा। जब वो बचेगा तो उनके जो जीवन जीने का जो शैली है या जो एक गुणवत्तापूर्ण जीवन है उसको वो जी सकेंगे, ठीक है, निवेश कर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो आपका क्वालिफाइड, जो मतलब क्वालिफाइड नहीं, यहाँ पर क्वालिटी अफेक्टेड विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो आकांक्षी जिले, आकांक्षी वही है जो पहले गरीब बोला जाता था, तो उनको अच्छी अब हम विशेषण दे दिया हमने कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या जो एस्पिरेशनल जो आपके डिस्ट्रिक्ट वही है आकांक्षी, जो आपके पिछड़े हैं, कुपोषित हैं, हर चीज में जो है उनका जो है परफॉर्मेंस बहुत लो है ना, पिछड़े से समझिए आप लोग, SC/ST की मेजॉरिटी विलेजेस। तो ऐसी जगह में जो आपका जहां पर जल संकट है, जहां पर, है ना, जैसे बुंदेलखंड रीजन है या जैसे वाटर स्कैर्स कोई भी एरियाज है वहां पर, ठीक है ना, तो उनको यहां पर जो है प्रायोरिटी में रख के यहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराना है पानी की वहां पर, और सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत उनको जो है प्राथमिकता देना है और वहां पर टैप वाटर सप्लाई को सबसे पहले प्रोवाइड करना है। इसके बाद जो लास्ट 24 मंथ्स का यहां पर डेटा बताया जा रहा है, तो ये डेटा आप लोग देख लीजिएगा, सब रटने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद जो जीएस पेपर 3 का ये है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, कंटेक्चुअल पार्ट है कि भैया यहाँ पर सारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के जो आपके डेटा रिलीज किए गए हैं अभी, ये सेकंड एडवांस, एक तो ये अभी क्या है अनुमानित एस्टिमेशन है 2021-22 के लिए, तो बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन बहुत बम्पर होने वाला है ना। अभी विधानसभा चुनाव है ना बहुत जगह, ठीक है ना, तो बम्पर होगा। अब आपके यहाँ फसल हर बार अच्छी होती है, इस बात को समझिए, फसल के लिए समस्या नहीं है, उत्पादन की समस्या से तो हम तभी निकल गए थे, कब? हरित क्रांति के बाद हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको कम करने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। यहां पर आय जो है किसान की वो कैसे बढ़ेगी, जब तक उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, वो उचित
उचित मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है ना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में आप देखेंगे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। पेपर पे योजनाएं हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन आप देखेंगे उसमें तो प्रॉब्लम है। कोई भी योजना अपने आप में खराब नहीं होती, तो वही सब प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ लगातार जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पिछले साल जो कुल खाद्यान्न था वो रिकॉर्ड था 316.06 मिलियन टन का, इस बार बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा होगा और 5.32 हो जाएगा। मतलब ये बोला जा रहा है, समझिएगा यहां पर कि एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड जो एस्टिमेट है यहां पर वो 316.06 मिलियन टन होगा, जो पिछले साल से 5.32 मिलियन टन ज्यादा होगा। डेटा देख जाइएगा, पिछले साल भी ज्यादा है, पिछले साल भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, इस बार भी रिकॉर्ड उत्पादन होगा, ऐसा बोला जा रहा है। इंक्रीमेंट 5.32 का है इस बार एस्टिमेशन। टोटल जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का एस्टिमेशन है सेकंड जो है 316.06 मिलियन है ड्यूरिंग 2020 और 2021 के लिए बोल रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर जो है औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में जो पिछले 5 वर्ष का ले तो उससे 25.35 है। हर जगह से वही बता रहे हैं कि खाद्यान्न बढ़ रहा है, राइस में भी है ना, व्हीट में भी है। अब ये पॉइंट्स देख जाइएगा, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। आप लोग जो है मिलेट्स भी बढ़ रहा है, पल्सेस भी बढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पर ऑयल सीड्स भी बढ़ रहे हैं, आपके दलहन तिलहन, तो सारे ओवरऑल जो है यहाँ पर बोले गन्ने का उत्पादन भी बढ़ रहा है ना। अब गन्ने में समस्या दूसरी है, आप लोग देखते होंगे, है ना, मूल्य से संदर्भित है वो आपका, गन्ने में समस्या दूसरी है ना, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पर खाद्यान्न का जो है डेटा बताया जा रहा है, इसको आप लोग देख जाइए। कॉटन का भी बढ़ रहा है। अब कॉटन का बढ़ने से बहुत फायदा इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड जो है आपकी इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में। दूसरी चीज, ये आपका कैसी इंडस्ट्री में, बार बार ये क्यों हाईलाइट करता हूं वर्ड कि ये आपका कैसा है बताइए, कैपिटल इंटेंसिव है कि लेबर इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है वो महंगाई का और बेरोजगारी का है। इस चीज को समझ लीजिए कि बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी उतना क्राइम बढ़ेगा और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट होगा। मैं लगातार बोलता जा रहा हूं और ये समस्याएं अभी दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन ये यथार्थ में दिखाई देंगी आपको, है ना, और दिखाई दे भी रही है, जिनके साथ हो रहा है उनको पता है। ठीक है ना, तो ये आप डेटा देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीजें। यहाँ पर नेक्स्ट फेज जो है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, पहला 1 ईयर कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर क्या है सही विकल्प पूछा जा रहा है। तो पहला ये कि ये जो आपका समूह है, ये इसको जो बोला जाता है, एक तो ये आपका द्रविड़ समुदाय है, इसे जो है पल्ली नाम से भी जाना जाता था पहले। ठीक है ना, ये पाया जाता है नदन पार्ट में तमिलनाडु के, दोनों ठीक है। रिसेंटली जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन स्पेशल दिया है 10.5%, है ना, ये खेल चलता ही जा रहा है। और वनयार जो है वो आपके एक लार्जेस्ट और मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी है तमिलनाडु में, बिल्कुल ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही है, इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्रिसमस जो आपकी क्रिम्सन है ना, यहां पर क्रिम्सन है, ध्यान दीजिएगा, क्रिम्सन रोज जो बटरफ्लाई है उसके बारे में स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला ये कि ये आपकी लार्ज स्वैलो टेल बटरफ्लाई है जो बिलोंग करती है जीनस पैचिलियोप्टा से, है ना, पैचिलियोप्टा से, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो है इस स्पीसीज को लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, IUCN की जो रेड लिस्ट है ना, रेड लिस्ट के अंतर्गत कितने बाइफर्केशन किए गए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये कि ये आपका इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और पॉसिबली जो है आपका वेस्टर्न म्यांमार के कोस्ट में भी पाया जाता है। इसके बाद जो है बताया जा रहा है भारत में वेस्टर्न घाट में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही, पूछ रहे गलत कौन सा है, तो भैया गलत जो है कोई नहीं है, इसका आंसर आपका ए, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।